गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, घर पर बैठकर तैयारी कर रहे होंगे। आज हम कल जो हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में लिया था, जिसके अंदर हम रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हो सकते हैं जिनको हम अपने इस रसायन के अंदर प्रयोग में ले सकते हैं। कुछ एक उसके प्रकार हैं इस रासायनिक अभिक्रिया के, जिनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहले है कि रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं संयुग्मन या फिर संयोजन अभिक्रिया। इसके दो नाम, संयुग्मन अभिक्रिया या फिर संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। होती क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है, संयोजन यानी जुड़ना, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक नए उत्पाद की उत्पत्ति करते हैं, इसको हम कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात जैसे दो क्रियाकारक है ए और बी, ये दोनों मिलकर के एक नवीन उत्पाद सी की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, जुड़ करके एक नए उत्पाद की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयुग्मन की अभिक्रिया। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था पहले भी रासायनिक समीकरण जब दे रहे थे तब, कि कार्बन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, दोनों ही परमाणु इसमें मौजूद है, यानी A + B AB बनता है। कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड AB। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। उत्पाद एक ही बन रहा है, दो अभिकारक इस क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, क्रियाकारक या अभिकारक। इसको हम संयुग्मन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे ABC, AB एक अभिकारक है या क्रियाकारक है और C दूसरा क्रियाकारक है। ये दोनों जब क्रिया करते हैं तब ये C क्या करेगा? B की जगह ले लेगा। अर्थात अब जो नवीन उत्पाद बनेगा वो AC + B हो या AB + CD है। तो ये क्या करेगा? AB + BC बना देगा, CB बना देगा। दो अभिकारक यहाँ है, दो यहाँ है। अंतर कितना है कि इसके अंदर ये एक परमाणु के अणु है और इधर क्या है? दो परमाणु। विस्थापन से अभिप्राय क्या होता है? एक जो अवयव है उसको दूसरा अवयव क्या करेगा? यहाँ से विस्थापित कर देगा, हटा देगा और स्वयं उसकी जगह पर आ जाएगा। अर्थात जब दो अभिकारक क्रिया करते हैं तब तो उसका परमाणु, एक का परमाणु या एक का परमाणु समूह है दूसरे अभिकारक के एक परमाणु या परमाणु समूह को प्रतिस्थापित कर देता है, उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसके अंदर C अभिकारक है और ये AB अभिकारक है। AB में से इस B समूह को क्या करना है? ये C प्रतिस्थापित कर रहा है, स्वयं उसकी जगह पर आ रहा है और इस प्रकार से ये नवीन उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरे वाली अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि इसमें दो प्रकार के अभिकारक है, दोनों में एक दूसरे की जगह पर विस्थापन की क्रिया हो रही है। अर्थात एक इसमें तो क्या कर रहा है? इसको पूरी तरह से हटा रहा है और इसमें क्या है? इसकी जगह पर दूसरा आ रहा है और इसको यहाँ पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यानी दो परमाणु समूह है, एक दूसरे को एक दूसरी जगह से प्रतिस्थापित कर देते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। इसमें एक परमाणु के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको एकल विस्थापन कहा जाता है। और इसमें दो परमाणु समूह है आपस में प्रतिस्थापित हो रहे हैं, उसको
विस्थापन कहा जाता है। समझ में आ गया? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक बीकर है, आप लोगों ने लेबोरेटरी में देखा है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। ये विलयन नीले रंग का होता है और इसके अंदर जस्ता यानी जिंक के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। ये नीले रंग का है विलयन। जैसे ये जस्त के टुकड़े इसके अंदर जाएंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? नीले से हट जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। क्यों हो गया? इसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कॉपर सल्फेट, ये इसका विलयन है AQ और जिंक जो कि सॉलिड रूप में है, ये क्या कर रहा है? जैसे इसके अंदर जा रहा है तुरंत क्या कर रहा है? ये जो कॉपर है इसको हटा रहा है। कॉपर को हटा करके उसकी जगह पर ये स्वयं आ रहा है। अर्थात अब नवीन जो उत्पाद प्राप्त होगा वो जिंक सल्फेट और कॉपर के रूप में होगा। ये सॉलिड है और ये विलयन है। इस उत्पाद की प्राप्ति होती है। इसको हम क्या कह रहे हैं? एकल विस्थापन, यानी सिर्फ एक ही परमाणु का या समूह का विस्थापन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये सल्फेट क्या कर रहा है? जिंक के साथ में जुड़ रहा है और कॉपर को जिंक क्या कर रहा है? यहाँ से हटा रहा है। ये हट रहा है, ये हटा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस जिंक से अधिक क्रियाशील है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये जिंक क्या कर रहा है? कॉपर को हटा करके स्वयं उसकी जगह पर आ रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया एकल विस्थापन की अभिक्रिया है, जिसका उदाहरण हमने देखा। दूसरा जो द्विविस्थापन वाला है, उस द्विविस्थापन में क्या होता है कि जैसे हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापन करवाया जाए, कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट, इनकी जब अभिक्रिया होती है तब ये क्या करता है? ये सल्फेट वाला इस OH को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है। OH इसकी जगह पर आ जाता है और सल्फेट इसके साथ जुड़ जाता है। कैसे? यहाँ पर Na2SO4 का निर्माण होगा, यानी सोडियम सल्फेट का, और इधर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमें ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। सल्फर देखते हैं इधर 1 है, इधर 1 है। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ 4 है और यहाँ 4 और 2 6 और इधर 4 और 2 ऑक्सीजन 6 हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं इधर कितना है? 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है। सोडियम कॉपर देखते हैं, कॉपर इधर 1 है और इधर भी 1 है। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पूरी तरह से संतुलित है। अब ये जो क्रिया होती है, जैसे एकल विस्थापन वाली देखी थी, जिंक कॉपर की जगह पर आ रहा है, उसका कारण क्या है? एक अभिक्रियाशीलता सारणी बनाई हुई है। उस सारणी में जो अवयव है या परमाणु है या परमाणु समूह है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर नीचे स्थिति बनाई हुई है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यह हाइड्रोजन है, कॉपर है, कॉपर के बाद में H3 है, फिर Ag है और फिर Au। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, सिल्वर और गोल्ड, इस प्रकार से इनके हैं। तो हाइड्रोजन से इधर के जो
कैल्शियम मैग्नीशियम से अधिक है, अर्थात ये घटते हुए क्रम में है। हाइड्रोजन के बाद में ये वाले हैं, तो इनकी जो अभिक्रियाशीलता है सबसे कम होती है गोल्ड की, फिर सिल्वर की, इसके बाद में इससे ज्यादा सिल्वर की होती है, सिल्वर के बाद में पारे की ज्यादा होती है, पारे के बाद में कॉपर की ज्यादा होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अभिक्रियाशीलता का एक क्रम है, जिस पर हम देखते हैं कि इधर से ऐसे आते हैं तब इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। जैसे हमने लिया था कॉपर सल्फेट वाला और जिंक के साथ, तो जिंक कॉपर तो यहाँ है और जिंक इधर है, तो अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील कौन हुआ? जिंक हुआ। कॉपर बाद में आ रहा है, तो कॉपर क्या कर रहा है? इसके द्वारा हट रहा है। इस प्रकार से इनका विस्थापन होता है। तो ये एक सारणी दी हुई है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। अब हम नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। अभी दो प्रकार लिए थे और तीसरा हमारा प्रकार है अपघटनीय, यानी अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, जो कि संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है। संयोजन में जुड़ रहा था, अपघटन में क्या होता है? जिससे वो बना हुआ है उसी में वो विपरीत हो जाता है। अपघटन या वियोजन भी बोलते हैं इसको, वियोजन। जैसे ए बी क्रियाकारक है, ये क्या करेगा? अपने ही अवयवों में टूट जाता है जिससे वो बना हुआ है। जैसे हम पाचन की क्रिया में लेते हैं कि पाचन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन को लेते हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। तो प्रोटीन एक बड़ा अणु है, अधिक आणविक भार वाला है। ये क्या करेगा? अपने कम अणु भार वाले छोटे अणुओं में टूट जाएगा, अर्थात इसका एमिनो अम्ल के अंदर विघटन हो जाएगा। तो ये क्या होगा? इसका वियोजन होगा या अपघटनीय अभिक्रिया में इसको माना जाएगा। अपघटनीय अभिक्रिया भी कई प्रकार से हम लेते हैं कि ताप की उपस्थिति में है, या फिर प्रकाश की उपस्थिति में है, या फिर विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो तीन प्रकार से हम लेते हैं वियोजन या अपघटन की क्रिया। सबसे पहले हम लेते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी अवयव है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन बना लिया, और जलीय विलयन बनाने के बाद में इसको विद्युत धारा प्रवाहित की, यानी कैथोड एनोड। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो सबसे पहले तो ये आयनों में विघटित हो जाएगा, यानी सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इनमें विघटित हो जाएगा और एनोड और कैथोड की तरफ ये इकट्ठे हो जाते हैं। एनोड पॉजिटिव पोर्शन होता है और कैथोड ऋणात्मक पोर्शन होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करते ही क्या हो जाएगा कि ये जिससे बना हुआ है उसी के अंदर ये पुनः विघटित हो जाता है। जैसे सोडियम है तो ये Na+Cl2, सोडियम और क्लोरीन में ये विघटित हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल जल का ले, तो जल का भी विद्युत अपघटन होता है, तो H2+O2 में ये विघटित हो जाता है। रासायनिक समीकरण में एक चीज बताना भूल गई, ऐसे जो रासायनिक समीकरण में अंत में या कहीं पर भी इस प्रकार का तीर लगा हुआ होता है तो इसका मतलब तो होता है कि वहां से जो गैस है वो ऊपर यानी वायुमंडल में उत्सर्जित हो रही है। यदि इसको हमने ऐसे कर दिया तो उसका मतलब होता है कि वो अवक्षेपित हो रही है, यानी नीचे ठोस के रूप में जमा हो रहा है। एक उसमें चीज थी ऊष्मा को प्रदर्शित करना, यानी कि यदि उत्पाद के साथ में प्लस का चिन्ह लगा करके ऊर्जा दी हुई होती है तो उसका मतलब होता है कि उससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यदि यहाँ पर माइनस लगा करके ऊर्जा लिखी हुई है
इसका मतलब ये ऊर्जा को लेकर के उस अभिक्रिया को संपन्न कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा अपघटन की क्रिया जिससे बना हुआ है उसी में ये विघटित हो जाता है। दूसरा हम लेते हैं ऊष्मीय विघटन। ऊष्मीय विघटन, ऊष्मीय विघटन मतलब क्या होता है? गर्म करना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको यदि गर्म किया जाए, ये डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा का मतलब गर्म करना। इसको यदि गर्म किया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाएगी। तो ये किस प्रकार की विघटन या अपघटन अभिक्रिया हुई? ऊष्मीय विघटन की या अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन का मतलब क्या है? प्रकाश की उपस्थिति, जैसे HBr, इसको यदि प्रकाश उपलब्ध हो जाए, प्रकाश को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, H, यानी कि प्रकाश के किरण ऊर्जा है। इसको जब ये लेता है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये क्या करेगा? H2 प्लस Br2 में टूट जाएगा। ब्रोमीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है और ये इसको संतुलित करते हैं। ये 2HBr, ये सॉलिड है और ये दोनों गैसीय फॉर्म है। ये भी क्या है? सॉलिड है और ये गैसीय, ये क्या है? हीलियम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अपघटन की क्रियाएं 3 प्रकार से हम ले सकते हैं। अपघटन का अभिप्राय क्या बताया था कि जो क्रियाकारक है उस क्रियाकारक में हिस्सा लेने वाला जो अणु होता है वो अणु का अपघटन होता है और उसमें अपघटन होता है जिससे मिलकर के वो बना हुआ होता है, अर्थात अधिक अणु भार से कम अणु भार वाले अणु में वो विघटित हो जाता है। 3 प्रकार से लेंगे: विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। इन सब की एक-एक रासायनिक अभिक्रिया याद रखना जरूरी है। बार-बार लिख करके प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजीली हो जाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया का नेक्स्ट प्रकार जिसको हम मंद और तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। चौथा प्रकार है मंद व तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। मंद का मतलब धीमी गति से और तीव्र का मतलब बहुत ही शीघ्रता से। जैसे सबसे पहले हम मंद वाला लेते हैं। मंद का मतलब जैसे 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने में काफी समय लगता है उसको हम कहते हैं मंद प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लोहे पर जंग लगना है, आयरन, ऑक्सीजन की उपस्थिति है और नमी है, ये तीनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके एक उत्पाद बनाएंगे। नीचे लिखते हैं Fe, यानी आयरन है, ऑक्सीजन है और जल है, ये आपस में क्रिया करेंगे तो एक संयुक्त कारक बनेगा Fe2O3 और 3 जल के अणु इससे जुड़े हुए रहेंगे। ये जो स्थिति बन रही है इसको हम कहते हैं जंग लगना और ये काफी लंबी प्रक्रिया है, यानी काफी टाइम लग जाता है। जैसे दूध से दही बनाते हैं तो तुरंत नहीं बनता है, कुछ समय लेता है। ऐसे ही जंग लगना भी क्या है? एक धीमी गति से चलने वाली अभिक्रिया है। आयरन है, उधर 2 है, इधर 2 कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और 1 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या 3 और 3 6, यानी 6 है। तो यदि हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं, 3 गुना 6 हो गया और इसको हम संतुलित करें तो इधर 6, इधर ये 3 और 3 6। समय ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर देती हूँ कि इसके 2 अणु हैं और इधर हमने 2 कर दिया, इधर हमने 4 कर दिया
3 हुआ 4। इसको आप संतुलित करना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया। दूसरी है तीव्र गति से चलने वाली अभिक्रिया। तीव्र गति से यानी तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया से अभिप्राय क्या है कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। इस अभिक्रिया को यदि हम देखें, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती द्वारा, पादप पत्ती के द्वारा भोजन का निर्माण, वो क्या होता है, तीव्रता से होता है। इतना तीव्र होता है कि लगभग 10⁻⁻12 सेकेंड के अंदर ही वो पत्ती के द्वारा भोजन का निर्माण कर लिया जाता है। इससे भी कम समय में उसके द्वारा भोजन निर्मित हो जाता है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें समय सेकंड से भी बहुत कम लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अभिक्रिया घटित हो रही है उसको हमें क्या कहते हैं, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। इसका उदाहरण यदि हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लेते हैं तो उसमें क्या होता है, काफी लंबा होता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है। यदि इसका उदाहरण हमें तीव्र अम्ल और क्षारक से ले, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से ले, प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा 10⁻⁻10 सेकंड से भी कम समय में अभिक्रिया को पूर्ण करके उदासीनीकरण की अभिक्रिया को प्रदर्शित करवाता है। सोडियम क्लोराइड प्लस जल, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में हमने लिया था कि अम्ल क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल के अणु की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो संपन्न होती है तो 10 सेकंड 10⁻⁻10 सेकंड से भी कम समय में ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से मंद और तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये आपके लिए होमवर्क दिया है कि इसको बैठ करके आप संतुलित करोगे कि ये अभिक्रिया कितने अणु इधर आएंगे, कितने अणु उधर रहेंगे। 5वीं इसकी अभिक्रिया हम लेते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हम देखते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या बताया था कि दोनों तरफ से चलने वाली। अनुत्क्रमणीय क्या बताया था, सिर्फ एक तरफ ही होगी। जैसे उदाहरण ले तो वो ये हमारा कार्बन को जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना। तो ये क्या हो रही है, सिर्फ एक तरफ ही चल रही है, यानी अभिकारक से सिर्फ उत्पाद की प्राप्ति होकर के ये प्रक्रिया रुक जाती है। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ चलना। जैसे इससे अमोनिया बनना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का निर्माण होना, अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनना, यानी ये क्रिया कारक उत्पाद के रूप में अमोनिया बना रहे हैं। ऊपर वाले तरफ में ये जो क्रिया कारक है और ये उत्पाद है, और नीचे वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि अब ये क्रिया कारक हो गए, क्रिया कारक या अभिकारक, और ये क्या हो गए, उत्पाद हो गए। तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ चल रही है, यानी ये प्रोडक्ट स्थायी नहीं है, इससे वापस इन अवयवों की प्राप्ति हो रही है, इन परमाणुओं की या इन अणुओं की प्राप्ति हो रही है। एक और इसका एग्जांपल है HI। ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मिक्सचर है दोनों का, यानी ये अभिकारक है और इससे उत्पाद बने, और इस उत्पाद से वापस ये अभिकारक बन रहे हैं और ये उत्पाद बन रहे हैं। इस प्रकार से ये क्रिया क्या हो रही है, दोनों तरफ से चल रही है। बाएं से दाएं तरफ जा रही है, दाएं से पुनः बाएं तरफ आ रही है। उसको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। और जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही है उसको हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को